प्यारे बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ, इसका अध्ययन हम कई दिनों से कर रहे हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण अवतरणों की व्याख्या को देख रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आगे हम देखेंगे कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा ध्येय यह हो कि राष्ट्र में जितने भी हाथ हैं, उनमें से कोई भी हाथ इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, जैसा कि हम विगत कई दिनों से देख रहे हैं कि लेखक ने इसमें राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में जिन तत्वों की बात किया कि राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे पहले जरूरी है एक निश्चित भूभाग अर्थात भूमि, फिर दूसरा तत्व है जन और तीसरा तत्व है जन की संस्कृति। तो भूमि नामक तत्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेखक यह कहना चाहता है कि जिस राष्ट्र के लोग अपने मातृभूमि के बारे में बेहतर ढंग से जानते हैं, यानी उसकी आदि से लेकर अंत तक की जानकारी रखते हैं, उसके प्रति जागरूक होकर के कार्य करते हैं, उसकी उपादेयता को बनाए रखते हैं, उसकी उपयोगिता और महिमा को पहचानते हैं, निश्चित तौर पे वह राष्ट्र विकास करता है। लेखक ने इस अवतरण में यह बताना चाहा है कि राष्ट्रीय चेतना की जागृति में भौतिक ज्ञान विज्ञान का भी महत्व है। राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है जब उसमें विज्ञान और उद्यम दोनों साथ साथ मिल करके कार्य करें। यानी लेखक यह कहना चाहता है कि कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर पाएगा जहाँ के नागरिक और ख़ास तौर पर युवा वर्ग अपने राष्ट्र को विकसित करने के लिए एक नई जिज्ञासा के साथ, एक उत्सुकता के साथ आगे बढ़ेंगे और इस तरह से उस राष्ट्र में पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जितनी भी चीज़ें भरी हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए जो गंभीर सागर हैं, जो अथाह सागर हैं, उन सागरों में जो रत्न राशियां हैं, उन सब के प्रति वो कितनी जानकारी रखता है। अंतरिक्ष में जो चीज़ें भरी पड़ी हैं उसके बारे में वो कितनी जानकारी रखता है। ये इसी बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्र कितना विकास करेगा। यानी जिस राष्ट्र के युवा जागरणशील हैं, जिस राष्ट्र के नागरिक जागरणशील हैं, अपने कार्य के प्रति जो है ईमानदार हैं, यानी कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं और उनके मन में नित्य प्रति नई चीज़ों को करने के लिए, नए चीज़ों को सीखने के लिए एक जिज्ञासा की किरण प्रस्फुटित होती रहती है, तो निश्चित तौर पे वो राष्ट्र विकास करता है। इसीलिए लेखक कहता है कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ भी सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर और रत्न राशियाँ हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत का भाव राष्ट्र में फैलना चाहिए।
कि इन सब की जानकारी हमें रखनी चाहिए। और ये कार्य करेगा कौन? ये कार्य जो है मुख्य रूप से उस राष्ट्र के युवा वर्ग पर निर्भर करता है कि जिस राष्ट्र का युवा जो है जागरूक है, जिज्ञासु है, उसके अंदर एक निरंतर एक नई उत्सुकता और जिज्ञासा बनी रहती है, निश्चित तौर पे वो राष्ट्र विकास करता है। इसीलिए लेखक कहता है कि राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक समझिए कि राष्ट्र सोए हुए के समान है। यानी जिस राष्ट्र के युवा अकर्मण्य हैं, आलसी हैं, वो कुछ नया करना नहीं चाहते या उनके अंदर जिज्ञासा की किरणें नहीं प्रस्फुटित होती, तो समझिए वो राष्ट्र सोए हुए के समान है। देखिए, जिस तरह से कोई भी बुलंद इमारत बनानी है, उस इमारत की बुलंदी इसी बात पर निर्भर करती है कि जो है उसका नींव कितना मजबूत है। अगर नींव जो है कमज़ोर है तो ऊपर चाहे कितना भी ऊंची जो है इमारत बना ली जाए, वो जो है बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। और तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि जो बड़े लोग होते हैं वो अनुभव देते हैं। कार्य किसे करना है? युवा वर्ग को। युवा वर्ग जो है जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह से मैंने एक आधार दिए रहती है, उसी तरह से किसी भी राष्ट्र के लिए युवा वर्ग जो है रीढ़ की हड्डी की तरह से है। परिवार में भी जिस परिवार का युवा यदि सोया हुआ है, आलसी है, कर्मण्य है, काम नहीं करना चाहता या पथभ्रष्ट है, समझिए वो परिवार बेकार हो जाएगा। इसी तरह से जिस राष्ट्र का युवा यदि सोया है, वो राष्ट्र कभी विकास नहीं कर सकता। इसीलिए लेखक कहना चाह रहा है कि जब तक राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की बात, इस तरह की जिज्ञासा, इस तरह की उत्सुकता नहीं होती, तब तक राष्ट्र सोए हुए की तरह से है। दूसरी बात लेखक नीचे कहना चाहता है कि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाट खड़ा करना है। लेखक ये कहना चाहता है कि विज्ञान और परिश्रम दोनों को एक साथ मिलाकर काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, तभी किसी राष्ट्र का भौतिक स्वरूप जो है उन्नत बन सकता है। यानी कहने का भाव क्या है लेखक का कि विज्ञान का विकास इस प्रकार से करना है कि श्रमिकों को कोई नुकसान न हो। इसीलिए कहा कि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाट खड़ा करना है। यानी विज्ञान का विकास हम इस तरह से न करें कि बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएं और जिनकी रोजी रोटी छिन जाए। इसीलिए लेखक के कहने का भाव यही है कि विज्ञान का विकास इस तरह से करना है कि श्रमिक वर्ग को कोई नुकसान न हो, बल्कि उनके इस तरह से विकास करना है कि उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाए। इस तरह की तकनीक को लानी है कि वो कार्य करते रहें, उनका रोजगार भी रहे और उनकी कार्य कुशलता बढ़ जाए। और यह कार्य जो है बिना किसी दबाव के होना चाहिए। दबाव में कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए, सबकी सहमत से कार्य होना चाहिए और कार्य प्रसन्नतापूर्वक होना चाहिए, तभी राष्ट्र विकास कर सकता है। उत्साह और परिश्रम के लिए यह आवश्यक है कि जो है हम सब यह सोच रखें उत्साह और परिश्रम के साथ कि अपने राष्ट्र के विकास में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में जितने भी हाथ है, कोई हाथ जो है बाकी ना रह जाए, शेष न रह जाए। यानी प्रत्येक हाथ मिलकर के जो है राष्ट्र के विकास में योगदान करें। यानी लेखक कहना चाहता है कि अगर हम जो है इस तरह से विज्ञान का विकास किए कि लोगों का रोजगार छिन जाए, तो निश्चित तौर पर और बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे और तो भी राष्ट्र विकास नहीं कर पाएगा। इस तरह से राष्ट्र में असंतोष का भाव जागेगा और फिर भी राष्ट्र विकास नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से लेखक यह कहना चाहता है कि विज्ञान का विकास हम इस तरह से करें कि उससे हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले और तभी जाकर मातृभूमि की संपूर्ण रूप से जो है समृद्धि हो पाएगी, मिल पाएगी और उसके
रूप सौंदर्य को हम चरम उत्कर्ष तक जो है पहुंचा सकेंगे। तो इस तरह से लेखक यह कहना चाहता है कि जिस राष्ट्र के युवा जागरूक रहेंगे, नए कार्य करने के लिए जिज्ञासु रहेंगे, उत्सुक रहेंगे, वह राष्ट्र निश्चित तौर पर विकास करेगा। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिला करके अपने राष्ट्र का विकास करना है। यानी वैज्ञानिक उन्नति इस प्रकार से हो कि कार्यकुशलता बढ़े, इससे किसी का रोजगार न छीने, और प्रत्येक व्यक्ति की सोच यह हो कि हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को विकसित करने में योगदान दें। अब इससे संबंधित कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे एक प्रश्न ये बन सकता है कि इसमें कोई भी कि राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। यानी लेखक ये कहना चाहता है कि राष्ट्र के नवयुवकों के अंदर जब जिज्ञासा का भाव होगा, उत्सुकता का भाव होगा, और वो अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझ करके आगे कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे राष्ट्र जो है विकास करता है। और यदि राष्ट्र के नवयुवक आलसी हैं, कर्मण्य हैं, तो राष्ट्र विकास नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि लेखक ने विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र की प्रगति को बढ़ाने के लिए क्या उपाय सुझाए हैं। यानी लेखक ये कहना चाहता है कि हमें विज्ञान का विकास इस तरह से करना है कि किसी का रोजगार न छीने, बल्कि जो श्रमिक हैं यानी श्रमिकों का रोजगार न छीने, और जो श्रमिक हैं उनकी कार्यकुशलता बढ़ जाए, इस तरह से वैज्ञानिक उन्नति हमें करनी होगी। दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है कि स्वागत के भाव, स्वागत शब्द आया है। अब इसमें पूछा जा सकता है कि स्वागत शब्द का संधि विच्छेद करें, संधि का नाम लिखें तो स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। यहाँ पर ये यड़ संधि इसमें है। तो इसी तरह से एक प्रश्न ये भी कि इस गद्यांश का संदर्भ लिखें। तो जैसा कि अन्य वीडियोज में मैं बताई हूँ वैसा ही आप लिखें।